अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर. Good morning everybody and welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. How are you guys doing? Doing very well. आपसे नहीं था, उधर था. I hope you guys, everybody is doing well. और वो लोग particularly जो इस वक्त कोरोना वायरस या किसी भी दीगर बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए ढेरों नेक तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं. इंशाल्लाह you all will be fine very very soon. तो इस अच्छी सी बात से, इस दुआ के साथ आज के दिन का भी आगाज़ करेंगे. कल जनाब आपने तकरीब देखी और जब भी यौम दिफाए पाकिस्तान को इस तरह से सेलिब्रेट करके हम शहीदों के जो फैमिलीज़ हैं उनकी गुफ्तगू सुने या उनकी कहानियाँ सुने या उनकी बहादुरी की दास्तानें और किस्से सुने, तो एक अजब सा जज्बा आपके दिल में दोबारा पैदा होता है और आप कहते हैं कि जनाब वो जो वैसे तो वी आर ऑल पेट्रियट्स और हुब्बुल वतनी हमारे अंदर कूट कूट कर भरी है, लेकिन एक रिफ्रेशर कोर्स हो जाता है. एक रिफ्रेशर कोर्स भी हो जाता है और एक चीज़ जब आप किसी के घर में किसी के इस तरह somebody anybody goes through it, तो आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ये किस तरह बर्दाश्त करते होंगे, किस तरह फील करते होंगे, क्या इनके सेंटिमेंट्स होते होंगे. वो जब आप ऐसे मौक़ों पे उनसे गुफ्तगू सुनते हैं तो वाकई यू आर वेरी राइट कि वो जज्बा यू कैन नॉट बिलीव कि ऐसे लोग होते हैं हु आर सो स्ट्रॉन्ग और उनकी फीलिंग्स फॉर देयर नेशन आर सो स्ट्रॉन्ग. और ख़ास तौर पे कल हमने इस किस्म के बहुत से किस्से, इस किस्म के बहुत से इंसिडेंट्स को रिविज़िट किया और उनकी फैमिलीज़ की गुफ्तगू भी सुनी. खैर, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे मज़ीद भी, और हमने एक सरप्राइज़ भी रखा है आज आपके लिए खुसूसी तौर पर शो में, और क्योंकि आज हम मना रहे हैं पाक फ़ज़ाइया का दिन. बिल्कुल, सरप्राइज़ बता दें. बस थोड़ा सा टॉप स्टोरी के बाद बताएंगे प्लीज़. वैसे इस किस्म के जब आप विजुअल्स देखते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए इंसान क्यूरियोसिटी में बस घुस जाता है और दिल चाहता है यही देखते रहो, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू सी एवरी डे. खासतौर पे ये पूरी एक फाइटर जेट्स की ऑलमोस्ट लगता है कि ये रेसें ही लग रही होती हैं हवा में और मैनूवरिंग जिसे कहते हैं ना. अच्छा, पाकिस्तान में जो भी बड़ा हो रहा होता है, बच्चा या लड़का हो या लड़की हो, एवरीबडी इज फैसिनेटेड विद फाइटर जेट्स एंड पाकिस्तान एयरफोर्स, पाक फजाइया, उनके पायलट्स. वी ऑल लुक अप टू देम बचपन से और अब तक. अब तो हमारे दोस्त भी हैं पायलट्स जो फाइटर जेट्स उड़ाते हैं, और हम बाकी दोस्तों में तो एक और तरह की महफिल होती है, लेकिन उनका एहतराम अभी भी बरकरार रहता है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. बेशक अब हम उस उम्र में चले जाएं जहां हमारी एज फेलोज भी होंगे, बट इवन देन वो रोल जो है अब वो एक एहतराम जो है वो डिमांड करता है. और जितने भी आप बेस्टीज हो जाएं, आप वो लेवल जो है रिस्पेक्ट हम रखते हैं. आज के शो में आपको इन द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान एक ऑपरेशनल बेस पर लेके जाएंगे पाक फजाइया की, और आपको दिखाएंगे कि जो पाक चीन दोस्ती का अजीम नमूना है ना, अजीम मिसाल है इसकी, JF-17 थंडर. अच्छा, इसको कैसे उड़ाया जाता है और ये क्या वो सरप्राइज था जो मैंने देना था, लेकिन ऑफ कोर्स अब्दुल्ला हैज टू टेक द लीड इन एवरीथिंग. तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम थोड़ी सी झलकियां दिखा रहे हैं इसी घंटे में. हम वेट नहीं कर रहे अगले घंटे का. ये तो लगता है आपने बड़ी गप्पे शप्पे लगाई. ये इस वाले पार्ट में मैं नहीं थी. हाँ, क्योंकि आप जहाज में जो तकरीबन उसके इर्द गिर्द जो हैं वो चक्कर लगा रही थी. सो यू आर गोइंग टू हैव टू वॉच, वेट टू वॉच दैट, और वो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह 10 बजे. जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ उखाड़ पिछाड़ तब्दीली. कल हम पंजाब की सियासत की बात कर रहे थे कि वहाँ पे किस तरह आईजी और फिर ब्यूरोक्रेसी तब्दील होती है, लेकिन कल तो एक बोझाल ही आ गया. थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं एक्चुअली हुआ क्या है, और आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट से लगातार खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं. और T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऐलान के फौरी बाद मिसबाह उल हक और वकार यूनुस का हेड कोच और बॉलिंग कोच के ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला सामने आ गया है. और दोनों के अचानक मुस्ताफ़ी होने पर तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं. वो तो आप यू कैन इवन एक्सपेक्ट दैट. फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का कहना है कि मिसबाह और वकार मैदान छोड़कर भागे हैं. ये मेरे ख्याल में अपने आप को एक्सपोज करके भागे हैं. क्या जरूरत थी इनको जाने की? भाई पीसीबी कहता है आपको कि जी हम आपको निकाल रहे हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है. अगर वर्ल्ड कप हारते तो रमीज राजा के पास भी एक्सक्यूज होती है, उनके पास भी कि जी चलो इनको परफॉर्म नहीं किया, हटा दो, फीस को निकाल दो, उसको निकाल दो. आपने सिलेक्शन क्या की वो मेरी समझ से बाहर है. आजम खान आ जाते हैं, शोएब मलिक नहीं आते. ये क्या साइंस हुई, ये मुझे समझ नहीं आई. दूसरा, एकदम इस तरह भाग जाना एकदम मेरी समझ से बाहर आता है. ठीक है, रमीज राजा आपके मुखालिफ होंगे, आपके खिलाफ उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए होंगे, यूट्यूब पर वीडियो भी चलाई होंगी उन्होंने, और ये भी कहा होगा मैं छोड़ूंगा नहीं और ये माइंडसेट को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा. ठीक है ये बात, लेकिन आप आ तो जाओ वापस, आप आके बैठ के मीटिंग तो करो. अगर वो आपको सैक करते हैं
तो सैक करने दें, पीसीबी को सैक करने दें, आप ना करके भागे। वर्ल्ड कप है, आप पूरा जोर लगाते, आप आखिर तक जाते, बट अल्टीमेटली यार एक बुज़दिल आदमी क्या कर सकता है, भाग ही सकता है ना। बुज़दिल करार दे दिया जनाब शोएब अख्तर ने तो इन दोनों को। आई वंडर बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, एक ऑल्टरनेटिव सोच ये भी हो सकती है क्योंकि हमें निकाल ही देना है इसलिए हम इज्जत के साथ चले जाएं। एक ये भी तो आपको पता है माइंडसेट होता है ना लोगों में, और खास तौर पे जब आपको पता हो नए सेटअप के तासुरात जो हैं वो आपके लिए शायद आपको पता हो, तो यू डोंट वांट टू वेट टू बी लेट गो, एग्जैक्टली, किक्ड आउट और सैक्ड और व्हाटएवर वर्ड यू वांट टू यूज, यू जस्ट वांट टू लीव। तो शायद यही हुआ मेरा ख्याल है, ये सोच इसके पीछे कार फरमा रही हो सकता है, हम सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे हैं। दोनों के इस्तीफे का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, लिटरली टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, सर पर है दौरा। आइंदा माह होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्शन पर भी सवालात उठ रहे हैं। स्क्वाड का आपको पता है ना ऐलान हो गया है, वजीर आज़म माजी में वादा कर चुके हैं ऐसी क्रिकेट टीम लाएंगे जो अगला वर्ल्ड कप जीतेगी। अब लेट्स सी क्या होता है। वैसे काफी मायूसियां हो चुकी हैं, इंशाल्लाह जो अगला वर्ल्ड कप में आप जो पाकिस्तानी टीम देखेंगे, अभी मेरे ये लफ्ज याद रखना कि वो टीम बिल्कुल एक ऐसी प्रोफेशनल टीम आपको लेके आएंगे, ग्राउंड के अंदर बेस्ट टीम लेके आएंगे। चले, हमने याद ना सिर्फ याद रखे हैं बल्कि सेफ भी रखे हैं, और हमारी दुआ है कि ये आपके जो अल्फाज हैं ये पूरे हों। आई होप सो, इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको एक दफ़ा रिमाइंड कर दें कि नए चेयरमैन पीसीबी आ गए हैं, टीम का ऐलान भी हो चुका है। अब देखना ये है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले इतनी बड़ी तब्दीलियों का कोई मुस्बत नतीजा मिलता है कि नहीं। देखें, हर चीज़ अगर अच्छे के लिए हो रही हो, पॉजिटिविटी ला रही हो, देन व्हाई नॉट, चेंज इज गुड, लेकिन दिस रिमेन्स टू बी सीन। और ये हम पता किससे कर रहे हैं अभी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सुहेल इमरान। सुहेल, अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू आर डूइंग वेल। सुहेल, जरा हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाएं। नए चेयरमैन के आने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वैसे अगर आप अकेले हैं स्टूडियो में तो आप मास्क उतार भी सकते हैं अगर आप अकेले हैं, खैर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये होगा या फिर एकदम से आप तक खबर पहुंची है या पहले से कोई खिचड़ी पक रही थी? जी अब्दुल्ला, सबसे पहले तो वालेकुम सलाम, और दूसरा क्योंकि मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर दूसरे लोग भी हैं, तो इसलिए मैंने मास्क जो है जहाँ तक आपने ये बात की कि ये सब कुछ अचानक हुआ, ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ है, और जो एक स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था अब उसकी चेक लिस्ट जो है वो मुकम्मल की जा रही है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर मिसबाह हक टीम के साथ वतन वापस आते 27 तारीख को और वो उनको करंटीना मुकम्मल ना करना पड़ता, जमैका में ना रुकते और एहसान मानी अपनी जिम्मेदारियां संभालते रहते, तो ये कोचेस की तब्दीली होना थी। और अगर रमीज़ राजा अगर अब मतवक्को चेयरमैन हैं तो सारे उसके साथ लिंक कर रहे हैं, लेकिन ये इससे पहले फैसला हो चुका था कि वाइट बॉल क्रिकेट के लिए कोचेस को लाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाइट बॉल क्रिकेट खेल रही है वो इंटरनेशनल तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, बल्कि मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक नहीं है। और इसलिए ऐसे लोगों को लाना है जिनकी डिफेंसिव अप्रोच ना हो, एग्रेसिव हो, और वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक खेलते आ रहे हों, उनको कोचेस मुकर्रर किया जाना था। अब चूँकि रमीज़ राजा मतवक्को चेयरमैन है, 13 सितंबर को उनका बिला मुकाबला इंतखाब होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बनेंगे, और उससे पहले जो सूरत हाल पैदा हुई उसके मुताबिक रमीज़ राजा की जब वकार यूनुस से मुलाकात हुई तो वकार यूनुस को बता दिया गया था कि तब्दीलियां होनी है। पैटर्न वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो उनको विजन दिया है, जो रोड मैप दिया है, उसके मुताबिक कोचेस में तब्दीली होना है। इस हवाले से जब वकार यूनुस को बता दिया गया तो उनको कहना था कि ठीक है पूरा सेटअप तब्दील हो रहा है, तो उनको इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ तक मिसबाह हक की बात है, मिसबाह हक जमैका में थे, करंटीना मुकम्मल किया। जो वनडे स्क्वाड अनाउंस हुआ गुज़श्ता हफ्ते जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 3 वनडे मैचेस के लिए था, उसकी मुशावरत मिसबाह हक से नहीं की गई थी। जो T20 स्क्वाड है, परसों जब मिसबाह हक सफ़र में थे और उस वक्त फ़ैसला कर लिया गया था कि उसका ऐलान 6 सितंबर को पीर के रोज़ 11:15 बजे किया जाएगा। मिसबाह हक लाहौर पहुंचते हैं और जो ही वो लाहौर पहुंचते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे सलाह मशवरा किए बगैर ये ऐलान कर दिया कि T20 का ऐलान पीर के रोज़ किया जा रहा है। उसके बाद मिसबाह हक आराम करते हैं। अगले रोज़ यानी कि पीर के रोज़ वो पहुंचते हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो उनके हाथ में शीट थमा दी जाती है कि ये खिलाड़ी हैं।
वो मिसबाह हक इनायत हुए कि उनसे किसी किस्म का सलाह मशवरा नहीं किया। जाहिर है उन्हें पहले ही अपेरेंटली ये सिग्नल मिल गया कि उन्हें वेरी मच साइडलाइन कर दिया गया है। और वकार से तो आप कह रहे हैं रमीज साहब की मुलाकात भी हुई थी और उसमें उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, इंडिकेट कर दिया होगा। अच्छा सोहेल इमरान, चलें अब ये सारी तो बातें हो गई, ये बताइएगा कि नए कोचेस कौन से सोचे जा रहे हैं? कोई क्या आर देयर एनी नेम्स इन द एयर? कोई पाकिस्तानी हो, फॉरेन तो इंटरिम रखें और उसके बाद इंटरनेशनल की बात सुन रहे हैं। चलें तो जो भी इसके बारे हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन शेयर करें। जो भाई ये जो अभी सेटअप दिया गया है सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक का, ये आर्जी तौर पर है क्योंकि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आइंदा हफ्ते पहुंच रही है यहाँ पर। 3 वनडे और 5 T20 मैचेस खेलना है, तो ये दोनों जो शख्स हैं, अफराद हैं, ये सिर्फ आर्जी तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। ये बिल्कुल तय है और इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि अब आने वाले दिनों में जो मुस्तकिल बुनियादों पर होगा वो गैर मुल्की कोचेज़ होंगे और वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। इस वक्त जो सबसे मुश्किल पेश आ रही है वो ये है कि वक्त बहुत कम है। इंग्लैंड के खिलाफ 2 T20 मैचेस हैं और उसके बाद पाकिस्तान टीम ने T20 वर्ल्ड कप खेलना है UAE में, उसके लिए खासा वक्त कम है। और ये भी सोचा जा रहा है कि अभी कुछ दिनों के बाद 2 से 3 हफ्तों के दौरान 2 वाइट बॉल के कोचेस का इंतज़ाम कर लिया जाए जिनको जो जिम्मेदारियां संभालें और वो होंगे गैर मुल्की, और ताकि वो T20 वर्ल्ड कप जो खेले जा रहा है उसमें जिम्मेदारियां संभालें, एटलीस्ट उसके लिए अवेलेबल हो T20 वर्ल्ड कप। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड पे भी आपको पता है ना, एक कंट्रोवर्सी है, बहुत से नामों का जिक्र किया जा रहा है कि ये होने चाहिए थे, ये नहीं होने चाहिए थे, ये क्यों हैं और जो नहीं हैं वो क्यों नहीं हैं। अब एक खबर में पढ़ रहा था कि 10 अक्टूबर को देयर इज अ चांस दैट वी कैन आल्सो चेंज द स्क्वाड, लेकिन उसके लिए दौरे न्यूजीलैंड में किसी खिलाड़ी को मौका देना पड़ेगा या उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी। प्लीज इसको जरा एक्सप्लेन कर दें, क्या ये ठीक है या नहीं है? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। 10 जो अक्टूबर होगी वो क्वालिफाइंग खेलने वाली टीमों के लिए है कि वो उसमें बगैर टेक्निकल कमेटी के पास जाए बगैर अपना जो उनका इनिशियल स्क्वाड होगा T20 का उसमें वो तब्दीली कर सकते हैं। जबकि जिन्होंने मेन राउंड खेलना है, सुपर 12 खेलना है, वो तकरीबन 17 तारीख तक अपने स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं बगैर टेक्निकल कमेटी ICC जो बनाता है जिसमें प्लेयर को चेंज करने के लिए बनाई जाती है, उस पर जाए बगैर चेंजेस की जा सकती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं है, किसी भी वक्त कोई चीज़ तब्दील की जा सकती है और कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैचेस के बारे में नहीं किया जा सकता, इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों के बारे में भी कोई प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इस के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि जब वर्ल्ड कप का वक्त करीब आए और रमीज राजा जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कमान संभाल चुके हों, एक्शन में आ चुके हों, वाइट बॉल के कोचेस भी आ चुके हों, तो कोई तब्दीली मुमकिन तौर पर आ सकती है। ममानियत नहीं है। थैंक यू सुहेल, आपने बड़ा तफसील से हमें बैकग्राउंड भी जरा समझा दिया कि एक्चुअली कहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और रमीज राजा आते हैं ना आते ये कोचेस तब्दील होने थे। वैसे कोई हिसाब किताब लगाएं वकार, थैंक यू सुहेल। वकार यूनुस साहब कोई 1.5 दर्जन मरतबा, तो वैसे मैं एक एग्जैजरेटेड फिगर दे रहा हूँ, PCB में किसी ना किसी तौर पर जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। तो और जब भी वो जाते हैं ना, जब भी एवरी टाइम ही गोज यही बहस कर रहे होते हैं कि ही वाज नॉट प्रोडक्टिव और उन्होंने क्या किया, लेकिन समहाउ ही मेक्स अ कमबैक। वेल लेट्स सी कि इस बार ये कमबैक का चांस होगा कि नहीं होगा। बट एनीवे अब टाइम आया है, हम जरा बात करते हैं वर्ल्ड कप के लिए ऐलान की गई टीम के हवाले से, क्योंकि बहुत से नाम हैं उनमें से जो निकाल दिए गए हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने और उन्हीं से पहल करते हैं इस बात की। आकिब जावेद, पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के लिए ऐलान की गई कौमी टीम की, क्योंकि और भी बड़ी इसमें इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। सरफराज, शोएब मलिक, वहाब रियाज और शर्जील खान को चांस नहीं दिया गया, तो आप सिलेक्शन कमेटी के इस फैसले से इत्तेफाक करेंगे? बिकॉज अगर सोशल मीडिया पे देखें देयर आर सो मेनी ओपिनियंस एंड कमेंट्स। देखिए, अब एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में ये 3 साल का जो एक अफरा तफरी और एक जो प्लेयर्स के अंदर जो अनश्योर होना, सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं वो खुद कंफ्यूज रहे हैं पिछले 2-2.5 साल में स्पेशली, कि हम क्या करें तो टीम में आएंगे और क्या करेंगे तो हम कंटिन्यू खेलते रहेंगे। 60-65 से ज़्यादा प्लेयर्स खिलाए, एक नंबर के ऊपर 6 लोगों को ट्राई किया गया और आज हम इतने
वर्ल्ड कप के करीब आके भी हमें ये नहीं पता कि हमारे सवाए अगर आप बैटिंग में देखें तो बाबर आजम इज़ कंसिस्टेंट, उसके बाद अभी रिसेंटली जो रिजवान ने अपने आप को मनवाया है और हफीज़, ये 3 नाम हैं जो हमें नज़र आते हैं कि ये तो खेलेंगे। तो 3 बैट्समैन और बॉलर्स में जाएं तो जो पिछले सालों में इन्होंने इस टीम के साथ जो किया है उसमें शहीनशाह अफरीदी एक सर्वाइव किया है, हसन अली वापस आए हैं और बाकी कोई पता नहीं किसने खेलना है। तो अब जो भी है आज से आपने स्टार्ट लेना है नया। ये समझे कि आपने 3 साल सब कुछ ख़त्म करके आज से एक फ्रेश स्टार्ट लेना है। तो इस टीम से जहाँ मैं देखूँ तो यूएई में फिर भी उम्मीदें लग सकती हैं, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका उन पिचेस के ऊपर स्ट्रगल करेंगे, बट दिस इज़ नॉट अ विनिंग टीम। अच्छा आकिब भाई, टीम की सिलेक्शन पर तो सवालात रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो भोजाल आया है उस पर भी ज़रा हम आपका तज्जिया भी चाहते हैं। मिसबा साहब, वकार साहब अचानक छोड़कर चले गए। वैसे मामला पहले से ही गर्म था। आप खुद पाकिस्तानी कोचिंग स्टाफ के बड़े नाक़िद रहे हैं, आप समझते हैं कि चलें जी, गुड रिडन्स, ये हुआ अच्छा हुआ? देखिए, ये इंग्लैंड के टूर के बाद या उसके दौरान ही असल में ये फ़ैसला कर चुके थे कि अब इनको कंटिन्यू नहीं कराना। ऑप्शंस भी ढूंढी उन्होंने, एंडी फ्लावर से भी बात की, और भी कोचेस से बात हो रही है। क्योंकि देखिए, आपने जिस दिन पहले दिन गलत फ़ैसला किया था मिसबा को हेड कोच लगाने का, कि जिस बंदे ने एक दिन कोचिंग नहीं की डायरेक्ट उसको नेशनल टीम का हेड कोच लगाना बहुत बड़ी ज़्यादती थी, और उसका रिज़ल्ट ऐसा ही कुछ होना था। और दूसरे जो वकार की अगर आप बात करें तो पिछले 15 साल में वो 5 दफ़ा पाकिस्तानी टीम के कोच, बॉलिंग कोच, हेड कोच रह चुके हैं, बट मैं उनको कोच नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि उनका जो प्रोफेशन है वो कोचिंग नहीं है। वो कमेंट्री करते हैं, बीच में 2 साल कमेंट्री करने के बाद सीधा पाकिस्तानी टीम में लैंड करते हैं, 1 डेढ़ 2 साल गुजारते हैं, वापस सीधा कमेंट्री में जाते हैं। हम इस कोचिंग को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम ये समझते हैं कि जो माजी के जो ग्रेट प्लेयर्स थे वो अच्छे कोच भी हो सकते हैं। खेलना और सिखाना, इट्स इंटायरली 2 डिफरेंट थिंग्स। और जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे इस भूचाल जो हमें आते हैं हर 2-3 साल बाद, फ्यूचर में इससे बच सकते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी तरह आपने समझाया। आकिब जावेद, ये भी बताइएगा कि अब कौमी टीम ने टेम्प्रेरी बेसिस के लिए तो सकलैन और अब्दुल रज़ाक की ड्यूटी लगा दी है इस काम के लिए, लेकिन ऑब्वियसली मुस्तकिल हल नहीं है। तो नया कोच इन योर ओपिनियन गैर मुल्की हो तो बेहतर है या पाकिस्तान में ही ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी चाहिए? देखिए, जब कोचिंग की बात आती है तो हम एक प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं। गो के पाकिस्तान में 2004 से ऑनवर्ड 2008-12 तक कोच एजुकेशन, कोच डेवलप भी हुए, बट कभी रिकग्नाइज नहीं किया गया। और जब पाकिस्तानी कोचेज़ की बात आती है तो हम नॉन कोचेज़ को ला के जो पाकिस्तानी कोचिंग को हम अंडरमाइन करते हैं। कभी भी आपने जो एक्चुअल प्रोफेशनल कोच है उसको पाकिस्तानी टीम तक नहीं जाने दिया। तो फिर हल क्या रह जाता है? फॉरेन कोच। यस, अभी तो डेफिनेटली फॉरेन कोच ही जो है वो आना चाहिए, क्योंकि हमने अपने कोचिंग सिस्टम को तो वैसे ही बंद कर दिया और उसको ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच। आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद थे। गुड लक टू द इंटरिम सेटअप, और उम्मीद करते हैं कि अब जो कुछ नाम हमारी भी नज़र में, हम वैसे यहाँ पे कोई नो एक्सपर्ट्स इन क्रिकेट, जो होने चाहिए थे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, 10 अक्टूबर तक की विंडो है हमारे पास अवेलेबल, उसमें कुछ तब्दीली हो सकती है। उस वक्त तक रमीज राजा साहब भी अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके होंगे, होपफुली कोई परमानेंट कोच भी आ चुका होगा। और एक अभी महीना, बड़ा एक डिसाइसिव महीना गुजरना है, तो लेट्स सी के कुछ चेंजेस इसमें मजीद होते हैं और क्या परमानेंट चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती।
ये देख लें जरा, ये तो उल्टा डालने वाली बात है। अच्छा, ये किसी को क्या पता? हाँ देखिए, हमें नहीं पता वैसे, हमने ये सारी चीज़ें जाके देखा, सीखा इन्हें, और के इससे पहले हमने देखा था कि वो ट्रेनी पायलट्स और वो इंस्ट्रक्टर पायलट और पायलट साथ बैठते थे, और फिर हमें पता लगा कि ना जनाब JF-17 में देयर इज ओनली वन पर्सन हु कैन ऑपरेट द एयरप्लेन, सो इसीलिए सिमुलेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा उसे प्रैक्टिस कराया जाता है। 2 सीटर भी होता है, ये उन्होंने बताया था। बिल्कुल, जहाँ हम गए थे वहाँ सिंगल था जो हमने देखा, और वरना 2 सीटर भी होता है। बट एनीवे, यू आर गोइंग टू फाइंड ऑल ऑफ दिस कि हमने वहाँ क्या किया और क्या देखा, एंड मच मोर इन्फॉर्मेशन 10 बजे, है ना? हाँ, मोर इन्फॉर्मेशन 10 बजे। और कल रात की तकरीब जो बड़ी ही खून गरमा देने वाली तकरीब थी, उसका जिक्र करते हैं। कल यौम दिफा भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। 6 सितंबर 65 के शहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस बार GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा शहदा की मुनासबत से मरकजी तकरीब हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तीनों सर्विसेज चीफ और काबीना के अरकान भी शरीक थे। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हम कश्मीर के बारे में भारत के 5 अगस्त के इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के दरमियान कश्मीर का मसला कलीदी हैसियत रखता है। हम कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को रद्द करते हैं जो तमाम बैनुल-अक़वामी असूलों के मुनाफी हैं। हम कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत, शहीदों की कुर्बानियों और ख़ास तौर पर सैयद अली गिलानी की तवील और अजीम जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम हर सतह पर अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि अफगान लीडरशिप तमाम मामलात अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए तय करते हुए अफगान अवाम को अमन और खुशहाली से हमकिनार करे। हम ये भी तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम और तमाम फरीक़ैन के नुमाइंदा हुकूमत कायम हो, इंसानी हकूक़ बेशमूल ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम किया जाए, अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, और इसके साथ साथ हम ये भी तवक्को करते हैं कि दुनिया इस मुश्किल घड़ी में अफगान कौम को तनहा नहीं छोड़ेगी और ना किसी इंसानी बहरान का शिकार होने देगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान दुनिया से हर मुल्क से ताउन करने के लिए तैयार है। अच्छा जी, ये आपने देखा, और एक्चुअली यू हैड टू बी देयर। बड़ी दुनिया वैसे वहाँ इकट्ठी भी हुई थी, अ लॉट ऑफ द पीपल वर देयर, और व्हेन यू आर इन दैट स्पॉट तो उसकी फीलिंग और एक जज्बा ही एक्चुअली कुछ और ही होता है। वन ऑफ यस मैनी इयर्स बैक एक्चुअली, लेकिन वो इसीलिए मैं वो अपना आंखों देखा हाल आपको बता रही हूँ कि इट्स अ डिफरेंट सेंस टू बी देयर, एंड देन ऑफ कोर्स वाचिंग इट ऑन TV आल्सो मैटर्स। अच्छा जी, जरा स्कूलों में वैक्सीनेशन वाला जो मामला है ना, थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार क्योंकि होता आपको याद होगा कि कल ही हमने बताया है कि सिंध में एटलीस्ट वालिदैन की कंसेंट से, वो तो हमेशा से वालिदैन की कंसेंट से ही होना था, क्योंकि ऑब्वियसली इस उम्र के बच्चों को तो जो भी वो कर रहे होंगे तो वालिदैन की कंसेंट चाहिए होगी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है ओनली 17 ईयर ओल्ड्स जिनकी उम्र 17 साल की है उनको सिर्फ शॉट लगेगा वैक्सीनेशन का, और वो भी वालिदैन उसका तो पहले ही NCOC ऐलान कर चुका है। स्कूल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने से मुताल्लिक वफाक और सिंध हुकूमत के मुतज़ाद बयानात ने अब पेरेंट्स में कंफ्यूजन फैला दी है। वालिदैन परेशान है, बच्चों को वैक्सीन लगवानी है नहीं लगवानी है। हुकूमत सिंध ने गुज़श्ता दिनों ऐलान किया था कि 6 सितंबर से सूबे भर में 9वीं से 12वीं जमात के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 9वीं से 12वीं यानी कि 14-15 साल के बच्चे भी इसमें शामिल हो गए थे। दूसरी तरफ NCOC ने अपनी गाइडलाइंस में वैक्सीन लगाने के लिए उम्र की हद 17 साल कर दी है। जो भी पॉलिसी है बेहतर है सूबे और वफाक मिलकर तय करें ताकि आवाम परेशान ना हो। इसी पे बात कर लेते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं कि ये कंफ्यूजन क्यों है और क्या प्लान है। कासिम साहब, हुकूमत सिंध का ऐलान था कि 9वीं से 12वीं जमात के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अब अचानक से कल पता चला है कि सिर्फ 17 साल के बच्चों यानी कि बड़े बच्चों तक की वैक्सीन की फैसिलिटी मौजूद है। क्या आप लोगों ने पहले डिस्कस नहीं किया था या फिर बाद में तब्दीली आई है, बताइएगा प्लीज। दुनिया में इंटरनेशनली FDA ने भी अप्रूव किया है 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को, और WHO ने भी रिकमेंड किया है। अब हमें जो है वो एक ऑब्लिगेशन NCOC की तरफ से ये डाला गया है कि सिंस ड्रैप हैज नॉट अप्रूव्ड, अब समझ नहीं आती कि ड्रैप वाले किस किस्म की जो है वो साइंस को जानते हैं, लेकिन एनीवेज फिर चूंकि ये वैक्सीन जो है वो वहाँ से आती है, हम भी ज़्यादा इतना जो वो झगड़ा करना नहीं चाहते थे,
तो फिर we have decided कि okay let's go with the policy कि हम 11 साल के ये जो बच्चे हैं 11 और 12वीं जमात के हम उनको वैक्सीनेट करें। लेकिन दिस एक्चुअली मीन्स और स्पिरिट इसके पीछे जो है वो सिंध गवर्नमेंट की ये थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लें ताकि जो जितने कैरियर्स हैं वो उसमें उसकी जो है ना तादाद मिनिमम हो। और आप खुद विटनेस करेंगे सिंध गवर्नमेंट के जितने एफर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली हमने लॉकडाउन के बाद जितनी ज़्यादा मैस वैक्सीनेशन इन पर्टिकुलरली कराची की है। इस वक्त कराची का जो पॉजिटिविटी रेट है, दो के लोग बहुत सारे अभी भी SOPs की शेयर वायलेशंस होती हैं। NTS उस तरह से जो है वो न ट्रेड एसोसिएशन कर रही हैं, न जो है वो बिजनेसेस के ऊपर, न आम लोग कर रहे हैं, वॉलंटियर नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी इस वक्त हमारा परसेंटेज पॉजिटिव रेट बिलो 10 है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है विच इज़ वेरी ट्रू और हमारा अपना एक्सपीरियंस में हमारी फैमिलीज़ में बताया जा रहा है कि अबव 12 बाकी दुनिया में 12 साल से उम्र से जो अबव हैं बच्चे उनको वैक्सीनेशन प्रॉपर हो रही है। My nephew who lives in Canada who is above 12 उसको भी वैक्सीनेशन लग गई है। बिल्कुल, फैसला तो NCOC का ही होगा। पाकिस्तान में भी बिल्कुल माय सिस्टर्स ट्रिपलेट डॉटर्स ऑल ऑफ देम आर 14 एंड दे जस्ट गॉट वैक्सीनेटेड इन स्टेट्स। बट एनीवे सुमरो साहब, ऑब्वियसली NCOC भी सिंध हुकूमत के इस फैसले से ज़्यादा खुश नहीं थी और उनके पास अपनी वजूहात भी होंगी, लेकिन क्या अब ये तय हो गया है कि 17 साल वाली पॉलिसी ही रहेगी या इस पे भी अभी भी कम उम्र बच्चों को वैक्सीन लगाने का प्लान आपका मौजूद है? क्या सोचा है? सर, ये प्लान बिल्कुल अगले आप देखेंगे कि ये अगले दो तीन हफ्तों में ये खुद ही NCOC अनाउंस करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने कर दिया है, तब वो तो ऑब्जेक्शनेबल बात आ ही जाएगी ना। अदरवाइज भी हम स्कूल बंद करेंगे तो हम जो है ना वो बच्चों की तालीम के साथ खेलते हैं, कोई और सुबह बंद करेगा तो वो तालीम के साथ नहीं खेला जाता, वो चूंकि हेल्थ का इशू हो गया है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है। हम प्रोएक्टिवली जितना काम भी करते हैं, हम हेल्थ एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते हैं, हम दुनिया में जहाँ साइंस रिसर्च जो भी होती है हम उसको फॉलो करते हैं। इट इज नॉट कि हम रात को सोते हैं सुबह उठ के कोई ख्वाब देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं होती। हम पूरी डेलिब्रेशन के साथ सोच समझ के डिसीजन करते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ सिंध। थैंक यू सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब, यू डू मेक सेंस हियर। बिल्कुल, लेकिन हम साथ साथ आपको थोड़े से फिगर्स इधर बताना इसलिए चाहते हैं ताकि आपको पता चल जाए सिंध के क्या हालात हैं। पॉजिटिविटी रेट कोविड की अगर देखें तो 6.11 पूरे सिंध में, अगर सिर्फ आप कराची को देखें तो 8.85 विच इज स्टिल बिग। और पिछले 24 घंटों में 35 अमवात हो चुकी हैं, 35 पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड इन सिंध। ओवरऑल 98 ओवरऑल इन द कंट्री देखा जाए तो 98। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस फिगर्स। Wonderful. We can't wait to watch it as well. Yes, 10 बजे के बाद आप ये सारा सेगमेंट देख सकेंगे। We had a great time by the way doing it, क्योंकि आपको बड़ा ही ऑनर है कि इतना नज़दीक आप जहाज़ों को देख सकें। You can actually be up close and learning so much about it. अभी ज़रा जल्दी से सियासत की एक बात कर लें क्योंकि टाइम कम है। पीपल्स पार्टी PDM से अलहदा होने के बाद उनकी हरीफ बन गई है ये तासुर। वैसे PDM भी पीपल्स पार्टी की हरीफ ही लग रही थी कराची वाले जलसे में। बिलावल PDM पर तनकीद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, लेकिन अब ताउन की एक सूरत नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान हाल ही में एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के मुकालमे से वाज़े इशारा मिल रहा है। क्या मिल रहा है इशारा? जी, वाज़े इशारा ये मिल रहा है कि बिलावल भुट्टो PDM के साथ चले ना चले, शहबाज शरीफ के साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि PDM क़यादत भी अब इस्तीफों के ऑप्शन से पीछे हटकर पीपल्स पार्टी की लाइन पर चल रही है और ऐसे में दोनों फरीकैन के दरमियान सालसी की राह निकल सकती है। शहबाज शरीफ दोनों में एक पुल का किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं, लाइक अ ब्रिज इन बिटवीन। और हम ये पूछते हैं कि क्या इंटेंशन भी यही है कि नहीं है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तलाल चौधरी साहब, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का राब्ता बता रहा है कि पीपल्स पार्टी एक हद तक शहबाज शरीफ के साथ ताउन करने पर तैयार है, तो क्या ये ताउन असेंबली की हद तक है या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट से बाहर भी इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं? इसको ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन करें बेहतर।
जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो असेंबली के अंदर अपोजिशन की जमातें हैं उनको मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से एतमाद मिले। और पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब से जो बातचीत हुई है वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के हवाले से हुई है। ये ज्यादातर जो राब्ता है अपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी का, वो असेंबली में मुख्तलिफ जो अमूर है उनके हवाले से ही होता है। अच्छा, ये बताइएगा तलाल साहब कि ऑपोजिशन की सब जमातों को कॉमन एजेंडा है तहरीक इंसाफ हुकूमत का खात्मा या उनसे छुटकारा जिसे आप कहते हैं। पीपल्स पार्टी और पीडीएम एक दूसरे के साथ बैठने को राजी नहीं है। इस्तीफों का ऑप्शन गोल हो जाने के बाद अब जाहिर है यही बातें हैं कि कौन किसके साथ बैठेगा। अब इन दोनों की पॉलिसी में खास फर्क आप समझते हैं नहीं है? मुफाहमत का कोई रास्ता है? तो दोनों फरीकैन को एक पेज पर नजर आना तो जरूरी है ना। अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा ना होती और उस मौके पर अलहदा ना होती जब मंजिल सामने नजर आ रही थी, तो यकीनन ना आज सिलेक्टेड होता, ना ये हुकूमत होती, और आज गरीब को जो तकलीफ महंगाई, बेरोजगारी, बैड गवर्नेंस से है वो भी ना होती। बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के लिए 1122 का किरदार अदा किया है और इसी वजह से इमरान खान की हुकूमत सरवाइव कर गई है। और अदरवाइज ये घर जा चुके होते, ये जाली हुकूमत भी ना होती। ये इस वक्त जो इस जाली हुकूमत की वजह से जो बहुत सारे इश्यूज पाकिस्तान के लिए बने हुए हैं, ना पाकिस्तान के पास कश्मीर रहा है, ना सबस पासपोर्ट की इज्जत रही है, ना गरीब की रोटी रही है, ये सारे मामलात भी ना होते। अच्छा तलाल साहब, चले वो तो एक मजबूरी ऑपोजिशन की बात अब ये हो गई। मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत का मामला भी तो है जिसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के पॉलिसी फर्क पर हुकूमत मुसलसल ताने देती रहती है। अब आप उसको जाली हुकूमत कहें जो भी कहें, लेकिन उसको मवाद आप ही दे रहे हैं। तो किसी दिन ये दोनों इकट्ठे बैठकर मुश्तरका बयान देकर सब सवालों के जवाब क्यों नहीं दे देते? दैट वुड बी अ गुड वे कि वो एक हुकूमत की तसल्ली भी इस चीज में हो जाए और पार्टी कारकुन जो है जिनको बड़ी कंफ्यूजन है इस वक्त वो भी खत्म हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंटली देखिए, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। इस जमात का नाम मुस्लिम लीग नून है और वही इस जमात के अंदर है जो नून के पीछे खड़ा है, जो नवाज शरीफ के पीछे खड़ा है, उसके बयानिए के पीछे खड़ा है और कोई कंफ्यूजन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, मरियम नवाज साहिबा एक आप कह लें कि सेंटर फॉरवर्ड है, एक स्टार प्लेयर है मुस्लिम लीग नवाज की और मुस्लिम लीग नवाज का मुस्तकबिल है। सो ये सारे जो रहनुमा है वो अगर मैं गिन दूं जो अच्छी तरीन टीम है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की, वो तो सारी नवाज शरीफ के पास है। और इस वक्त इसीलिए पाकिस्तान को चलाने के लिए नवाज लीग के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमारी तारीख बताती है कि हमने परफॉर्म किया है, हमने गवर्नेंस को बेहतर करके दिखाया है, हमने पाकिस्तान को आगे लेके गए हैं, हम अंधेरों में डूबे हुए पाकिस्तान को हमने रोशनियां दी। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपने कोशिश तो की वैसे इस सवाल का जवाब देने में, लेकिन कोई भी क्लैरिटी नहीं दे सकता। आप लोग जो जवाब देते हैं वो और कंफ्यूजन हो जाती है। इस्तीफों की कोई बात नहीं करती पीपल्स पार्टी से, तो पहले ही झगड़ा यह था, वो इस्तीफे देने पे राजी नहीं था, कहते हैं अंदर से तब्दीली लाएं। तो अगर अब ये मुश्तरक चीज है सामने तो मे भी कोई दोबारा से राब्ते बहाल हो सकते हैं। एक ट्रिब्यूट है हमारे पास और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट है क्योंकि इनसे कौन प्यार नहीं करता। आज मारूफ दानिश्वर अदीब, ड्रामा निगार, अफसाना निगार, दास्तान गो अशफाक साहब को जहान फानी से कूच किए 17 बरस बीत गए हैं। इनका काम लाजवाल है। कहते हैं पाकिस्तानी अदब की तारीख, पाकिस्तान की माशरती तारीख में इनके नक्श मौजूद हैं। और कैन वी रिव्यू सम ऑफ हिज ड्रामास इफ वी हैव टाइम इनफ? नहीं, हमारे पास ज़रा वक्त की कमी है, लेकिन फिर भी हम मेंशन करना चाहते थे। आप अपना फेवरेट ड्रामा, फेवरेट अफसाना हमें जियो पाकिस्तान टीवी पे ट्वीट करके बता सकते हैं।